हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज के लेक्चर में हम फिर से बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स मॉड्यूल। ये इस मॉड्यूल के रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड रहेगा। इससे पहले वाले दो प्रैक्टिस सेट्स में हमने सिलेबस के 3 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया है। अगर वो दो प्रैक्टिस सेट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसके दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम फिर से सिलेबस के 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। वन विल बी द रोल ऑफ आरबीआई एंड द सेकंड विल बी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ अवर क्वेश्चन नंबर 1। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1935। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जैक्ट डेट इज 1 अप्रैल 1935। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? कोलकाता में। लेकिन फिर 1935 में, इन 1937 में क्या होता है, इसको शिफ्ट किया जाता है टू मुंबई। इसको शिफ्ट किया जाता है टू मुंबई। और आज की डेट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इन मुंबई। और ये आरबीआई क्या है? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही होगी। और आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, आपको ये मैंडेटरली याद रखने पड़ेंगे। और जब आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, ये एक प्राइवेटली ओनर्ड बैंक था, फिर इसको नेशनलाइज किया गया। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। ठीक है, यहां पे भी मैं अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूंगा, एग्जैक्ट डेट इज 1 जनवरी 1949। एक दो पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था? उस बंदे का नाम था, उस पर्सन का नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताओ मुझे प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई करंटली कौन है? एवरीबडी विल मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा बैंक करेंसी नोट्स इशू करता है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स इन इंडिया। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो भी आप याद रखोगे। व्हाट इज द एक्सेप्शन? इफ आई टॉक अबाउट 1 रुपी नोट एंड जो भी क्वाइन्स हैं दे आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, ये 1 रुपी नोट और ये जो क्वाइन्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 3।
द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, यहां पे आर लिख लेना आप, आर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। आपको बताना है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के, इनको अपॉइंट या नॉमिनेट कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, 4 ईयर्स। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूंगा यहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं आरबीआई में? 21 मेंबर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ क्या है? 21 मेंबर्स। और वो 21 मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो आता है गवर्नर, गवर्नर्स कितने होते हैं? एक। साथ ही साथ होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर्स कितने होते हैं? 4। फिर होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं यहां पे लिख लेता हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कितने होते हैं? 2। और गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं कितने? गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं 10। और लास्ट पे बचते हैं डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स, डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स, ये कितने होते हैं? 4। और अगर आप इन सबको टोटल करोगे, सम करोगे, तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल कितने मेंबर्स बनते हैं? 21। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट डाउन करके रखोगे। और यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा लोकल बोर्ड्स के बारे में, लोकल बोर्ड्स के कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 4। मींस आरबीआई के कितने लोकल बोर्ड्स हैं? 4। और वो 4 लोकल बोर्ड्स कहां कहां पे हैं? एक लोकल बोर्ड आता है मुंबई में, दूसरा आता है कोलकाता में, तीसरा आता है चेन्नई में, और चौथा आता है दिल्ली में। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज, मैंने आपको क्या बोला, गवर्नर कितने होते हैं? गवर्नर्स कितने होते हैं आरबीआई के? खाली एक। और वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपके लिए क्या था? होमवर्क था, आपको ये कमेंट करना था कि कौन होता है, कौन है करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। लाइकवाइज 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर्स। और वो 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन से हैं करंटली, ये लिस्ट भी आपको अपनी जगह याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कौन कौन सा है करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। एक आता है टी रविशंकर, दूसरा है, आप इनको एज इट इज याद रखोगे, एमडी पात्रा, एमडी पात्रा। थर्ड की अगर मैं बात करूंगा, वो आता है श्री स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जे। और चौथा जो है दैट इज एम राजेश्वर राव, राजेश्वर राव। तो ये क्या है? दीज आर द 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर करेक्ट? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 2 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी फंक्शन है आरबीआई की। इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, बैंकर टू बैंक्स, यस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्योंकि पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेकंड, करेंसी इशूअर, अभी मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई की करेंसी को इशू करने की। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। But these are not only the 2 functions of RBI.
इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है आरबीआई की। मैं यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट आपको और भी बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आरबीआई जो है ये एक्ट करता है एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई की। एक और फंक्शन अगर मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? आरबीआई। और इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। तो यू कैन से दैट मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? आरबीआई। दैट इज अगेन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस अगर मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, आरबीआई जो है ये एक्ट करता है एज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन रिजर्व्स, ऑफ कंट्रीज फॉरेन रिजर्व्स। लाइकवाइज एक और फंक्शन अगर मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई बैंक बंद होने की कगार पे होता है तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? आरबीआई की। एक और फंक्शन अगर मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। लिख लेता हूं मैं यहां पे, प्रोटेक्ट interests of depositors. So these are some of the important functions of RBI. इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन अगर आप इतना याद रखोगे, this will serve your purpose in the examination. Let's talk about our question number 5. Printing of currency notes in India is done on the basis of. आपको बताना है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इंडिया के अंदर किस बेसिस पे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इन इंडिया इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हम शॉर्ट में लिखते हैं MRS। और ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, इसने रिप्लेस किया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने रिप्लेस किया था प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम को इन 1956। ये भी फैक्ट बेस्ड पॉइंट ही है, आप इसको भी अपनी जगह याद रखोगे। अब हम यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS होता क्या है। MRS होता क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। अंडर MRS, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ रुपीज 200 crore comprising of gold coins and foreign currencies, ठीक है, फॉर इशूइंग नोट्स। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इशू करने होंगे करेंसी नोट्स, तो एज पर द MRS सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, आरबीआई को क्या रखना पड़ रहा है? 2000 करोड़ की बैकिंग रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज। तो अगर मैं यहां पे ये 200 करोड़ लिखूंगा, इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और जो बाकी 85 करोड़ होते हैं ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज, फॉरेन
करेंसीज। तो होपफुली यहां तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। व्हाट इज हार्ड करेंसी? आपको बताना है हार्ड करेंसी का क्या मतलब है। मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, अ करेंसी विच इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। हार्ड करेंसीज वो वाली करेंसीज होती है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट हो जाती है। और हार्ड करेंसीज के अंदर टोटल कितनी करेंसीज आ जाती है? 5 करेंसीज। और वो 5 करेंसीज कौन कौन सी हैं ये भी आप याद रखोगे। पहला आता है इसमें यूएस डॉलर। दूसरी करेंसी जो इसके अंदर आ जाती है दैट इज ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड। तीसरे नंबर पे आता है जापानीज यन। जापानीज यन। चौथी करेंसी जो इसके अंदर आती है दैट इज यूरोपियन यूनियंस यूरो। पांचवी करेंसी इसमें आती है चाइनीज रेनमिनबी। ठीक है, सो ये आती है हार्ड करेंसीज की एग्जांपल्स में। ठीक है, सो देयर आर टोटल ऑफ 5 हार्ड करेंसीज, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज यन, यूरोपियन यूनियंस यूरो एंड चाइनीज रेनमिनबी। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 7। एसडीआर इज रिलेटेड टू, आपको बताना है एसडीआर किसके साथ रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एसडीआर इज रिलेटेड टू आईएमएफ। पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट, एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी आप याद रखोगे। और ये जो एसडीआर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी जगह नोट डाउन करके रखोगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं डिस्कस कर देता हूं। ये जो एसडीआर होता है, एसडीआर जो है इसको बोला जाता है इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। ठीक है, और ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट किसने क्रिएट किया था? इट वाज क्रिएटेड बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन 1969। ये भी आप अपनी जगह नोट डाउन करके रखोगे। अब हम मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये एसडीआर असल में है क्या। सिंपल पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊंगा, लेट अस से दिस इज द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब अगर किसी भी कंट्री को आईएमएफ का मेंबर बनना है, ये कोई कंट्री है, अगर इस कंट्री को आईएमएफ का क्या बनना है? मेंबर बनना है, तो मेंबर बनने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? एक फी देना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेंबरशिप फी। जैसे ही ये फी देंगे उसी अकॉर्डिंग आईएमएफ इनको क्या देता है? एक कोटा असाइन कर लेता है। एक कोटा इनको असाइन कर लेता है इस मेंबरशिप फी के रेस्पेक्ट में। यानी कि जितना मेंबरशिप फी ज्यादा होगा किसी कंट्री का, उतना आईएमएफ क्या करेगा? उनको कोटा ज्यादा असाइन करेगा। बाद में जब भी किसी भी कंट्री को पैसों की जरूरत होती है तो वो आईएमएफ के पास जा सकते हैं, उनको अपने कोटा के अकॉर्डिंग आईएमएफ पैसा प्रोवाइड कर सकता है। होपफुली ये बेसिक सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई यूजेस डैश टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स फॉर मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। आपको बताना है आरबीआई कितने टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं बाय आरबीआई, और वो 2 टाइप्स क्या है? पहला टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, और जो दूसरा आता है उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, क्रेडिट राशनिंग। ये एक मेथड नहीं है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, क्रेडिट कंट्रोल मेथड। हाउएवर अगर मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल। और इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तो ऊपर हो गए, एक और मैं यहां पे लिखूंगा जिसको बोला जाता है SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक और इसमें एग्जांपल आती है रेपो रेट, एक और इसमें एग्जांपल आती है रिवर्स रेपो रेट। देयर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स एज वेल, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है, SLR आता है, रेपो रेट आता है और रिवर्स रेपो रेट आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? आपको बताना है CRR क्या होता है। मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप विथ RBI। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये पॉइंट याद रखोगे। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। ये कोई सा भी बैंक में ले रहा हूं, लेट अस से आई एम टेकन एन एग्जांपल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा कहां से आता है? लोग आते हैं, वो अपना पैसा यहां पे क्या करते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, और ये पैसा किनके पास जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। ठीक है, और जितने भी लोग पैसा यहां पे डिपॉजिट करते हैं, अल्टीमेटली इस बैंक के पास कुछ अमाउंट आएगा, और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्योंकि ये लोगों ने इस बैंक के अंदर पैसा जमा किया हुआ होता है, लोग जब चाहें इस पैसे को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट ये जो पैसा होता है इट इज द टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। बैंक की ये लायबिलिटी होती है लोगों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ लेट अस से SBI के पास लोगों ने कितना पैसा डिपॉजिट किया? 1000 करोड़। SBI के पास अभी कितना पैसा है लोगों का? 1000 करोड़। अब SBI कहां से पैसा कमाती है? वो यही 1000 करोड़ क्या करती है? इन्वेस्ट करती है या लोगों को लोन देती है। जैसे ही इसने लोगों को लोन दिया तो अल्टीमेटली ये पैसा वापस कहां पे जा रहा है? मार्केट में जा रहा है। लेट अस से अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहेगी
कि ये बैंक ज़्यादा लोन नहीं देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लोन देगी लोगों को तो लोगों के पास पैसा आएगा। ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है, जब लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोलता है आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक बैंक को ये बोलता है कि आपको हमारे पास कुछ पैसा रखना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि CRR। यानी कि अगर मैं करंट रेट की बात करूंगा ना, करंट रेट ऑफ CRR कितना है, दैट इज 4.5%। जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे आप इसको दोबारा से चेक कर लेना। अगर मैं करंट की बात करूंगा, करंटली जो CRR रेट है दैट इज 4.5%। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक को बोलेगी कि जो भी आपके पास टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी है, इसका 4.5% आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। तो जब ये 4.5% RBI के पास जाएगा, अब बैंक के पास कितना पैसा रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, शेयर करने के लिए, या यू कैन से लोन्स में इन्वेस्ट करने के लिए, 96 करोड़ या 95.5 करोड़। तो बैंक के पास पैसा कम बच रहा है। ठीक है, तो जैसे ही जितना कम पैसा बचेगा उतना मार्केट में फ्लो जो है वो कम जाएगा। तो होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट आता है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। फिर से इस पॉइंट को आप समझो, ये कोई सा भी बैंक है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। इसमें लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, और कितना पैसा डिपॉजिट किया है, लेट अस से 100 करोड़। 100 करोड़ लोगों ने इसमें पैसा क्या किया है, डिपॉजिट किया है। अब अभी मैंने आपको बताया इस 100 करोड़ का 4.5% बैंक को क्या रखना पड़ेगा, कहां पे रखना पड़ेगा, RBI के पास। अब बैंक के पास कितना पैसा बचेगा, 95.5 करोड़। इतना पैसा बचेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहां पे एक और चीज इनको अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है बैंक्स को, दैट इज उस चीज को हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि 4.5% आपको रखना पड़ेगा RBI के पास, और कुछ अमाउंट आपको रखना पड़ेगा अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और इन द फॉर्म ऑफ अदर सिक्योरिटीज, जिसमें मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती है। ठीक है, और करंट रेट की अगर मैं बात करूंगा, SLR की जो करंट रेट है दैट इज 18%। फिर से मैं बता रहा हूं, जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे आप इसको चेक करके जाओगे। करंट SLR रेशियो कितना है, रेट कितना है, 18%। यानी कि जो भी बैंक के पास टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी होगी, उसका 18% बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है लोगों में इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो अगर 100 करोड़ का 18% हम लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 18 करोड़। ये 18 करोड़ बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कितना बचेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे 100 में से पहले ही 4.5 करोड़ गए, और अब और 18 करोड़ गए, तो 22.5 करोड़ तो पहले ही इसको क्या करना पड़ेगा, अलग से रखना पड़ेगा। तो जो बाकी यहाँ पे अमाउंट बचेगा ना, वो पैसा अब ये क्या कर सकती है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन चल रही है, बैंक क्या चाहेगी, मनी सप्लाई कम होना चाहिए, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकती है, वो CRR रेट को भी बढ़ा सकती है। वो बोल सकती है बैंक्स को, आप 4.5% के बदले अब हमारे पास रखो 6%। तो लोग बैंक के पास क्या हो रहा है, अमाउंट पैसा और भी कम हो रहा है। वो उसको बोल सकते हैं कि आप अपने पास SLR जो है वो अभी कर दो कितना, 20%। तो अब बैंक के पास क्या बचेगा, कम पैसा बचेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में जो मनी सप्लाई है या इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो सकती है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब अगर मैं यहां पे बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, स्टार्टिंग अबाउट द बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, ये एक ऐसी रेट होती है एट विच RBI lends money to banks. RBI lends money to banks for longer period.
ठीक है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई बैंक है, अब अगर इसको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी, बैंक को क्या पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी, तो ये किससे मांग सकते हैं? ये आरबीआई से मांग सकते हैं। तो आरबीआई इनको क्या करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा। तो लेकिन जैसे ही आरबीआई इनको पैसा प्रोवाइड करेगा ना, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। लेकिन यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखना है, बैंक रेट इज गिवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वो रेट होती है जो कि आरबीआई लैंड करती है, जब आरबीआई लैंड करती है मनी टू बैंक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और करंट बैंक रेट की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज 6.75%। 6.75%, ये भी आप याद रखोगे। ऑप्शन सी के बारे में अगर मैं बात करूंगा, रेपो रेट क्या होता है? फिर से, अगर आरबीआई मनी लैंड करेगी टू बैंक, लेकिन किस टाइम पीरियड के लिए? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। जनरली ये कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है? ओवरनाइट के लिए, 7 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज जब भी बैंक पैसा लेगी किससे, आरबीआई से, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बैंक्स को क्या रखना पड़ता है, जो भी बैंक्स के पास अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, ये इसको देनी पड़ती है, किसको, आरबीआई को। फिर से मैं यहां पे बता रहा हूं, इन केस ऑफ रेपो रेट, आरबीआई लैंड करता है मनी टू बैंक्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन यहां पे एक इंप्लिसिट कंडीशन होती है, बोला जाता है जब भी बैंक के पास पैसा वापस आएगा ना, तो वो क्या करेगी, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस से रिपर्चेज करेगी, ठीक है। और रेट अगर मैं बात करूंगा, यहां पे रेपो रेट अभी कितनी है, दैट इज 6.50%, या सिंपली 6.5%। लास्ट ऑप्शन के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूंगा, रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है, उल्टा, रेपो रेट का उल्टा। रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट में आरबीआई पैसा दे रही थी किनको, बैंक्स को, एंड इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, यहां पे क्या करेगी, बैंक पैसा देगी किसको, आरबीआई को, ठीक है। जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, ठीक है, तो वो अपना एक अमाउंट कहां पे रख सकते हैं, आरबीआई के पास रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन जैसे ही बैंक आरबीआई को पैसा देगी, आरबीआई इनको यहां से वापस क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है, इंटरेस्ट देगी। उसी चीज को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। और करंट रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं आपको बात बताऊंगा कितनी है, दैट इज 3.35%। ये जनरली कब किया जाता है, जब बैंक्स के पास सरप्लस मनी होता है, ठीक है, तब बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास थोड़ा सा पैसा रख सकती है, आरबीआई वहां से उनको क्या करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये इंटरेस्ट जनरली कम ही होता है। अभी की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज 3.35%। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, यहां पे भी आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, यहां पे भी आपको एक चीज याद रखनी है, रिवर्स रेपो रेट के केस में जब बैंक आरबीआई को पैसा देगी, यहां पे क्या होता है, यहां पे आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनको दे देती है, ओके, अगेन विद द इम्प्लिसिट कंडीशन, जब आरबीआई इनको ये वापस पैसा प्रोवाइड करेगी, तो उस टाइम पे बैंक्स को वापस ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देनी पड़ेगी। और क्योंकि रेपो रेट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, रिवर्स रेपो रेट भी क्या होता है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 12। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज, आपको बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। मैं डायरेक्टली पहले इसके आंसर पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये किस पर्पस के लिए किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस पर्पस के लिए किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन चल रही है, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, दिस इज अ बैंक, कोई सा भी बैंक, और ऑलरेडी मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन।
मार्केट में ऑलरेडी क्या है, इन्फ्लेशन, कंट्री में अभी क्या चल रही है, इन्फ्लेशन। अब बैंक के पास अपना पैसा है, बैंक के पास अपना पैसा है, बैंक क्या कर सकती है, लोन्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर बैंक लोन्स प्रोवाइड करेगी लोगों को, तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में और पैसा आ गया, मींस दैट इन्फ्लेशन होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का रोल यहां पे क्या रहता है, आरबीआई बोलता है बैंक्स को, चलो जो आपके पास ये पैसा है ना, ये आप मुझे दे दो, और यहां से आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनको सेल करती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, सेल एंड परचेज। यहां पे आरबीआई क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, बैंक आरबीआई से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है। जब बैंक्स ये परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मींस दैट बैंक के पास अब पैसा क्या रहेगा, कम रहेगा। जब बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो लोन्स की फॉर्म में ये कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट में या इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है वो कंट्रोल हो सकता है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली आरबीआई सेल करती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को टू द बैंक्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लाइकवाइज रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, इन केस ऑफ रिसेशन और इन केस ऑफ डिप्रेशन, आरबीआई चाहेगी कि मार्केट में या इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होना चाहिए, पैसा इंजेक्ट होना चाहिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाना चाहिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के पास कहाँ से जाएगा, आरबीआई डायरेक्टली लोगों को तो पैसा दे नहीं सकती। तो वो क्या करेगी, वो बोलती है बैंक्स को, चलो आप अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मुझे सेल कर दो, मैं आपको क्या कर दूंगा, यहाँ से पैसा प्रोवाइड करूंगा। जब आरबीआई पैसा प्रोवाइड करेगी किनको, बैंक्स को, तो बैंक्स के पास क्या आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज़्यादा पैसा आ गया, मींस दैट अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा देने के लिए है लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। जब लोन्स के फॉर्म में लोगों के पास पैसा आ गया, मींस इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो कोई भी कंट्री रिसेशन या डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। Let's talk about our question number 13. Which of the following is not a qualitative instrument for credit control by the central bank? आपको बताना है from the given 4 options इनमें से कौन सा qualitative instrument for credit control नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जस्ट मैं आपको अभी बता रहा था, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल। वाइल एज अगर मैं बात करूंगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल कौन सा है, इसकी एग्जांपल आती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट राशनिंग। ये एग्जांपल्स भी आप एज इट इज याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अंडर डैश मेथड if the commercial bank do not follow the policy of the central bank, then the central bank has the only recourse to direct action। आपको बताना है वो कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है जहां पे जिसके अंदर अगर कमर्शियल बैंक पॉलिसीज नहीं फॉलो कर रही होगी सेंट्रल बैंक की, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। यहां पे वर्ड ही आ रहा है डायरेक्ट एक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो ये अगर कोई सा भी बैंक है, कोई सा भी बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स किसके अंडर होते हैं, आरबीआई के अंडर। और आरबीआई इन सारे के सारे बैंक्स को क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस, कि आपको किस तरीके से अपना बैंक रन कर लेना है। ठीक है, अब अगर कोई बैंक आरबीआई की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, अगर कोई सा भी कमर्शियल बैंक आरबीआई की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई प्रेशराइज करने की कोशिश करता है बैंक को, या आरबीआई क्या करता है, इनको लेटर्स भेजती है, इनको मैसेज भेजती है, इनको हिंट्स देते हैं, इनके ऊपर स्पीच देती है कि आप हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को असल में हम बोलते हैं मॉरल सुएजन। क्या बोलते हैं, मॉरल सुएजन। ठीक है, बट ये सारे के सारे मैसेज,
लेटर्स, स्पीच अगर बैंक इग्नोर कर रही है, बैंक ये सारी हिंट्स पाने के बाद भी अगर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज फॉलो नहीं करेगा, तो सेंट्रल बैंक इस पे क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करने के टाइम पे क्या होगा, ये डायरेक्टली इस बैंक को बांध ही कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पे हमने बात की मॉरल सुएशन के बारे में भी और डायरेक्ट एक्शन के बारे में भी। अब क्रेडिट राशनिंग क्या होता है ये आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही थक गया आज, इसके बारे में आप खुद से ही थोड़ा सा पढ़ लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। हाउ मेनी टाइम्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यूज द मॉनेटरी पॉलिसी इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कितनी बार रिव्यू कर लेती है। ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था 1-2 महीने पहले, उसमें ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, बाय एनुअली। मॉनेटरी पॉलिसी को क्या, सॉरी बाय मंथली, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया जाता है, बाय मंथली रिव्यू किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाय मंथली का मतलब हो गया हर 2 महीने के बाद, 2 मंथ्स के बाद इसको रिव्यू किया जाता है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा टोटल कितनी बार इसको फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिव्यू किया जाएगा, 6 टाइम्स। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकेस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।